नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। और आज आप जैसा कि देख रहे हैं, आज हमारे साथ सारे हमारे अग्रज पुष्कर अवस्थी दादा, रंजय त्रिपाठी जी, बाबा रामदास जी, अवनीश पीएन शर्मा जी, सभी आज हमारे साथ हैं। और आज हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे बीच एक इंसान था जो अब नहीं है, और ये हम सब के लिए बहुत ही दुख भरी बात है। बहुत प्रिय थे हमारे भाई पवन अवस्थी जी। फेसबुक की दुनिया में बहुत लोग उनको बहुत अच्छे से जानते थे। राष्ट्रवादी विचारधारा के तो थे ही, पर एक अद्भुत इंसान, एक अद्भुत इंसान। और मेरी मुलाकात बाकी लोगों के माध्यम से ही उनसे हुई, और बाकी लोग उनको और अच्छे से जानते थे। और मेरी जितनी भी मुलाकातें रहीं, आई लव्ड हिम। ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एल्डर ब्रदर्स आई एवर हैड। सो सबसे पहले मैं बाबा रामदास जी से जानना चाहूंगा, बाबा जी। और पवन अवस्थी जी के बारे में मैं, देखिए, आज जो मैं बात करूँ ना, थोड़ा सा तारतम्य नहीं रहेगा क्योंकि वाकई मैं थोड़ा सा इमोशनल मोड में भी हूँ इस वक्त, बिकॉज आई एम रिमेम्बरिंग हिम। मेन बात यह है कि आज ये चर्चा क्यों हो रही है, क्योंकि आज ही के दिन कोरोना के काल ने सन 2021 में उनको हमसे छीन लिया था। तो इसलिए हम उनको याद करना चाहते हैं, उनको अपने दिलों में जिंदा रखना चाहते हैं। और सबसे पहले मैं बाबा जी से पूछना चाहूंगा, बाबा जी, आपका पवन भाई को लेके कि कैसा, मतलब क्या यादें हैं आपकी उनको लेकर? देखिए, पवन भाई से मेरा जो पहला इंटरेक्शन मुझे याद आता है, हम लोग फेसबुक पे नए नए ही आए थे, 2012 की बात है। और 2012 में जो है चुनावी माहौल गरमाने लगा था। तो उस दौरान आई थिंक हम सभी लोग 2012 के आसपास ही जुड़े हुए एक दूसरे से फेसबुक, और हम 2012 13 जितने 12 13 हाँ जी। 2012-13 में। और 2012-13 में इनफैक्ट वो हम राष्ट्रवादियों का बड़ा शुरुआती दौर था सोशल मीडिया पे, और हम लोग नए नए जो हैं सक्रिय हुए थे। उसी क्रम में हमारी जो, मुझे याद है अपना पुष्कर दा, मुझे याद है हमारी जो कोर टीम हुआ करती थी, फिर रिमेम्बर, है ना, हमारी उस कोर टीम में जो लोग हमेशा वामपंथियों से, कांग्रेसियों से लड़ते भिड़ते रहते थे, हैं, उसमें संदीप भाई बहुत आप बाद में जुड़े हैं। हाँ, ये अपना अवनीश जी, पुष्कर दा और रंजय भाई और पवन भाई, पवन अवस्थी जी, हम 5 ही लोगों की मेन एक जो है एक टीम हुआ करती थी। बाद में फिर और बहुत सारे लोग जुड़ते गए। और मेरी आदत थी, मैं हमेशा ही उन दिनों लड़ता भिड़ता रहता था वामपंथियों से, मेरा हमेशा ही झगड़ा चलता था, और कोई न कोई मुद्दा रोज ही बखेड़ा खड़ा रहता था। तो लोग ना मुझे आरोप लगाते थे कि पहलवान का एक गैंग है फेसबुक पे। पर सब लोग गवाह है कि मैंने कभी कोई गैंग बनाया नहीं, अपने आप बन गया। और जब भी मेरा किसी से युद्ध हुआ फेसबुक पे, तो जो आदमी सबसे पहले कूद के आता था वो थे पवन भाई। अच्छा, एक बात है, देखिए इत्तेफाक देखिए, एक पवन भाई थे, एक संजीव मिश्रा जी बनारस, आज दोनों ही नहीं। पर ये हमारी टीम के दोनों मारक दस्ते थे। और पवन भाई तो जब शुरू होते थे तो वो तो कहते ना, वो महाभारत में होता था कि एक योद्धा आता था और पूरी कौरव सेना को एकदम छिन्न भिन्न कर देता था। पवन भाई वॉज वन ऑफ, ही वाज अ ग्रेट वॉरियर। और उस आदमी की तैयारी, माय गॉड, उसके पास फैक्ट्स का खजीरा, जखीरा एकदम। और उसके बाद ना फोटोग्राफ्स और स्क्रीनशॉट बहुत संभाल के रखते थे। और मैं उनसे कहता था, मैं दादा यार तुम लोग, अच्छा वो दोनों संजीव मिश्रा भी और ये भी, मैंने कहा ये इतने सारे फोटोग्राफ्स कि
कैटलॉग कैसे बनाते हो? हाउ डू यू फाइंड? और इतनी तैयारी से वो आदमी, और क्या फैक्ट्स होते थे उनके पास, और क्या लाजवाब अकाट्य तर्क। मतलब बहस में उसके सामने आप 2 मिनट टिक नहीं सकते। और नॉट रेटोरिक, एकदम फैक्ट की बातें लाजवाब कर देता था वो आदमी। जब वो आदमी नहीं रहे ना, मुझे याद है मैंने लिखा था यार, मुझे तो ऐसा लगता था मेरी तो दोनों बाजुएं ही नहीं रही। पवन अवस्थी भाई वो आदमी, जी बाबा जी। हार्डकोर। नहीं, उसमें बिल्कुल शंका नहीं थी उसमें। और जो अपना वो जीवन जीते थे ना सर, वो भी ऐसा जीवन जीते थे जिसमें कहीं कोई लाग लपेट नहीं था, कहीं कोई जैसे हम लोग भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं, दुनिया बहुत लोग को देखे हैं कि कौन जीता कैसे है और कहता क्या है। और उस आदमी के ना कहने में फर्क था, ना जीने में फर्क था। बड़ा मुश्किल था। मैं पुष्कर दादा को आमंत्रित करना चाहूंगा। पुष्कर दा, मुझे पवन अवस्थी भाई की एक बात बहुत अच्छे से याद है। जब क्या है ना, हमारा जीवन या पॉलिटिक्स या घटनाएं चल रही हैं और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो बाहरी दुनिया में घटनाक्रम चल रहा है, राजनीति चल रही है, इससे हमारा जीवन कैसे अफेक्ट होता है या नहीं होता है, हमारे परिवारों का जीवन कैसे अफेक्ट होता है या नहीं होता है। और कई बार कई मुद्दों पे कंफ्यूजन आता है। तो वो कंफ्यूजन क्लियर करने में मुझे याद है पवन भाई के बहुत सीधे सपाट सीधे तथ्य होते थे, जिनके माध्यम से वो बहुत क्लियर कर देते थे कि हाँ ठीक है, नाउ इज द क्लैरिटी, अब वी कैन मूव आउट टू द टॉपिक। मुझे मुझे अपना एक याद है उदाहरण, नहीं अभी नहीं, बाद में तुम। मुझे जी एक, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे याद है बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते थे, मैं उनको सीधे फोन करता था। मैंने कहा ये बताइए जरा, इसमें ऐसे ऐसे क्या है, इसमें क्या फैक्ट्स हैं तो वो तुरंत फिर उनका जो है मैसेज आता था कि ये है, इसमें ये फैक्ट्स हैं, फोटोग्राफ जी भेजते थे, स्क्रीनशॉट भेजते जी थे, डाटा जी कलेक्ट करके रखते थे दुनिया भर का। जी जी। पुष्कर दा, तो आपकी क्या यादें हैं, क्या अनुभव रहा पवन भाई के साथ आपका? पवन 24 कैरेट का सोना था। हम सभी हैं, आपस में बात करते हैं, पक्के राष्ट्रभक्त सब कुछ थे, लेकिन जब रॉ होता है ना, बिल्कुल रॉ था पवन। पवन से परिचय तो फेसबुक पे ही हुआ, और लेकिन उससे मुलाकात मेरी देर से थोड़ा हुई, क्योंकि जो है मैं तब ज्यादा लोगों से मिलता मिलता कम था, और मैं हिंदी इंग्लिश के बीच की भूल भुलैया में डोल रहा था। लेकिन पवन को जिस बात में फेसबुक में उस प्रोफाइल ने मुझको इंटरेस्ट आया था कि पवन जो था, एक तो राष्ट्रवादी तो आप कहिए कहिए उसको, उनको आप मोदी के समर्थक में आप उनको जो है 100 में 100 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि उनको अटल विश्वास मोदी जी पे था 2013 में से ही, और उन्होंने अंतिम श्वास तक अपने उस विश्वास को डिगने नहीं किया। वो जो है लोग 2014 में सरकार आने के बाद लोग जो बहुत जल्दी डिसोल्यूशन हो गए थे या क्रिटिसाइज करने लगे थे, तो ये जो है बिना किसी उसके जो है विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, विथ इस क्लियरिटी ऑफ थॉट, ये अकेले मुकाबला कर लेते थे। और पवन का आर्मी और इंटेलिजेंस, इन दो पर बड़ा कमांड था सब्जेक्ट पर। हमारे फेसबुक में ही वॉज द लीडर ऑफ द पैक जब डिफेंस की बात आती थी और आपके इंटेलिजेंस की बात आती थी। उनके पास डिफेंस, फैक्ट फिगर सब कुछ था। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर फॉरेन पॉलिसी। तो मेरा जो पवन से जो इंटरेक्शन जो है मुझको अभी अच्छी तरह याद है। भारत और पाकिस्तान को लेके जो है स्टार्ट हुआ था, विशेषतः जब लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान का नाम लिया था मोदी जी ने, तब जो है मेरे पास जो है पवन का फोन आया था, और तब मुझे पता लगा कि पवन जो है लखनऊ में ही रहते हैं। मुझे तब तक ये भी नहीं मालूम था पवन। फिर उसके बाद क्योंकि सबका मन तो पहले ही से मिला हुआ था, पढ़ते थे,
पढ़ने से ज्यादा जो है, क्योंकि हम लोग को एक दूसरे को पढ़ने का उतना महत्व नहीं, हम लोग जो एक दूसरे से ज्ञान ही लिया करते थे। और ये वो जमाना था जब फेसबुक में राष्ट्रवाद अपनी अंगड़ाई ले रहा था, वामपंथियों का पूरा जो है कब्जा था। और 2014 में जब आए तो जो है पहली बार जो है कहना चाहिए दहाड़ के हम लोग सामने आए थे। पवन अवस्थी उस दहाड़ में सबसे ऊंचा स्वर थे। पवन, उसके बाद हम लोग का मुलाकातें होने लगी, वो नया राष्ट्रवाद का एक नई हवा का नया झोंका था, भारत एक नई अंगड़ाई ले रहा था। उस अंगड़ाई में हम लोग जो फेसबुक में पहली बार जो है वर्चुअल मीट करने, जब भौतिक रूप से आमने सामने मिल के बात करने का प्रचलन हम ही लोगों द्वारा ही शुरू होता, जिसमें पवन अवस्थी उपस्थित थे। दिल्ली कोई प्रोग्राम हो, कहीं जाना हो, पवन अवस्थी की पहली जो है हाँ होती थी। पवन ये वो मैन ऑफ गोल्ड। पवन ने अंतिम समय तक सिर्फ पवन अवस्थी एक वॉरियर, एक भारत का सुयोग सुपुत्र, केवल सुपुत्र नहीं, एक योद्धा जो कर्म योगी भी था। उसकी तो बहुत चीजें, उसके व्यक्तिगत जीवन, वो सब तो हम लोगों को जो है लोगों को आश्चर्य हो गया जान के कि उनकी मृत्यु के बाद ज्यादा उनके जो है बारे में पता लग पाया। और तब जो है जब बातें पता लगी तब अफसोस भी हुआ और श्रद्धा ही बढ़ गई, क्योंकि जो कुछ कल्पना में नहीं था वो सब हो चुका था उसके साथ। लेकिन पवन मोदी जी के पवनी थे, पवन सुत थे, हनुमान थे। जी दादा। उन्होंने जो है अपने शरीर पे, जिस तरह हनुमान जी ने जो है रोली सिंदूर लपेट रखा था, उसी तरीके से जो है पवन अवस्थी ने भगवा और मोदी को अपने पूरे शरीर, अपनी आत्मा में रच बस लिया था। और उसके लिए बिना किसी आकांक्षा के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी ये सोचे हुए कि किसका जो है परिणाम क्या होगा, पवन निरंतर जो है हम लोगों के सबल रहे। मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आज की पुण्यतिथि है उसकी, पवन की, और बड़ी निष्ठुर दुनिया है। देखते देखते 3 साल हो गए, लोग अपने इसमें लगे। लेकिन ये आज मैं आंतरिक रूप से बहुत प्रसन्न हूँ कि आज पवन अवस्थी को श्रद्धांजलि हम दे रहे हैं। बहुत से लोग फेसबुक में जब भी जाएगा तो लोग नहीं जानते होंगे, कि नाम सुना होगा, या कुछ लोग होंगे जिनको पुरानी यादें फिर आ जाएंगी। पवन अवस्थी ऐसे कम लोग होते हैं, मैं इतना कहूँगा। अकाल समय कोरोना के दूसरे वेव में चले गए, और जब मेरे पास सुबह सुबह फोन आया, नहीं कलकत्ता से एक फोन आया, पता लगा ऐसा है। और उस वक्त जो है बाबा जी जो है मनाली में थे, और इनको भी जो है कोरोना इनको चपेट चुका था। वो 2 दिन काली रात थी हम लोगों के लिए। बदहवास, इस उम्र में भी कोई आदमी बदहवास हो सकता है, किसी के जाने से विचलित हो सकता है। ऐसा लगा ऐसे ही मेरा तो छोटा भाई चल बसा हो। मैं आज आत्मा की, अब इससे ज्यादा मेरे लिए संभव नहीं बोलने की। जी जी दादा जी। मैं खैर ये इमोशंस तो हम सबके ही हैं। मैं अवनीश सर से भी के पास आना चाहूंगा। मुझे याद है दादा ने कहा कि भौतिक रूप से मिलने वाली बात थी, जो मीटिंग्स थी। तो मुझे जो पहली मुलाकात याद है अवनीश सर आप ही के माध्यम से हुई थी, कि पर्यटन भवन में जो जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल का जो पहला इवेंट हुआ था, जिसमें 35 से और 370 के बारे में बात हो रही थी, और उस समय कोई जानता भी नहीं था 2016-17 में कि
इस प्रकार की व्यवस्थाएं भारत में लागू हैं और जिसकी किसी को हवा नहीं। उस दौरान आप लोगों ने, हम सबने ये मिलकर ऑर्गेनाइज कराया था और उसके बाद वहां पे मुलाकात हुई। वहां समझ में आया कि ये आदमी कैसे अलग जगा रहा है। न लखनऊ में न दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं है जिस जहां पर घूम घूम के पवन अवस्थी भाई जो है और आप सब लोग और जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल के लोग, तो मुझे वो पहली याद है सर। अवनीश सर, आपसे भी जानना चाहूंगा, सवाल तो कोई क्या ही पूछेगा, जी आपके अनुभव, नहीं, आपकी यादें भाई पवन सवाल अवस्थी की ये जी को चर्चा ही लेकर। नहीं। जी जी सर, सवाल का ये माहौल ही नहीं है, सवाल का जी ये वीडियो भी नहीं है, सवाल की ये चर्चा भी नहीं है। पवन अवस्थी भाई को, यहाँ पर जितने भी 5 लोग हैं, हम सारे अलग अलग साल हो सकते हो, अलग अलग तारीखें हो सकती हों, सबके सब मिले हैं फेसबुक। चाहे वो रंजय जी हों, चाहे पुष्कर जी हों, चाहे अजित जी हों, बाबा रामदास जी हों। मुझे जो पवन भाई की याद आती है 2012, चूंकि मैं फेसबुक पे, मेरी आईडी तो 2007-8 से थी, लेकिन जैसे सारे लोग जानते हैं कि फेसबुक पे पहले उतना पॉलिटिकल चीजें नहीं थी और सब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अपने कंटेंट की तरफ जाया करते थे, या लिखते पढ़ते थे या पढ़ते थे। 2000 मैं चूंकि अपने प्रोफेशनल कैरियर में उस समय naukri.com के नौकरी में था, तो मेरा पूरा समय जो है वो नेट बेस्ड था। वो मैं साउथ एशिया और यहाँ जो एशिया था, अपना एशिया रीजन, तो उसमें naukri.com के मेडिकल उसमें था। तो मेरे पोर्टल खुले होते थे, मैं ऑनलाइन रहता था और साथ में एक विंडो पे या 2 विंडो पे फेसबुक भी खुला रहता था। मेरा पहला परिचय पवन भाई से 2012 के अंत की तरफ, तब बिल्कुल मोदी जी का नाम कहीं फ्रेम में नहीं था। उसके बाद मैं देखता था कि हाँ, ये आदमी कुछ लिखते पढ़ते हैं, कुछ करते हैं। अचानक गोवा में जब मोदी जी का डिसाइड हुआ और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, उसके बाद फिर हमारे इनबॉक्सेस में बातें होने लगी। उसके बाद मुझे याद आता है कि वो जो अभी बाबा जी ने कहा कि वामपंथियों का पूरी तरीके से कब्जा था, फिर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया इस फेसबुक पे, और वो परिवर्तन आया, लोग इसको जरा रिलेट करें। गूगल इनपुट टूल जो हिंदी में बड़ी आसानी से टाइप करने का सुविधा देता था ऐसे लोगों को जो बेसिकली टाइपिंग नहीं जानते थे, जिंदगी में टाइपिंग इंग्लिश की हिंदी की नहीं सीखे हुए थे, तो वो रोमन में लिखते थे और हिंदी में टाइप हुआ। ये बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी समय था फेसबुक पर राष्ट्रवाद के लिए। ये छोटा सा तकनीकी परिवर्तन था, लेकिन इसने फेसबुक पर राष्ट्रवाद को बहुत ज्यादा गति। फेसबुक पे वो इनपुट टूल आ गया था और मुझे याद है कि एक दैनिक जागरण में उस समय कार्यरत थे इष्टदेव संस्कृतायन, फेसबुक पर बड़े नाम हैं। उन्होंने अपने ऑफिस में बुला के, मैंने कहा कि ये कैसे इंस्टॉल होगा, उन्होंने इंस्टॉल करवा दिया। उसके बाद से फिर लिखना शुरू हुआ। तो पवन भाई पहला मेरा वो जरिया बने, जिनके जरिए मुझे ये पता चला कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, राजनीतिक लेखन चल रहा है। वामपंथियों का कब्जा था, वहीं किसी वामपंथी की वॉल पर मुझे अजीत सिंह जी मिले, वहीं किसी एक वामपंथी की वॉल पर वर्चुअली लाठी डंडा चलाते हुए रंजय त्रिपाठी मिले, वहीं किसी फेसबुक वॉल और पोस्ट के जरिए जो म्यूचुअल इनका एल्गोरिदम होता है, वहीं पर पुष्कर अवस्थी जी मिले जो केवल अंग्रेजी लिखते थे और पेंटिंग्स और दिस और दैट, ये वहीं मुझे मिले। पवन भाई के साथ फिर ये धीरे धीरे, अच्छा उसके बाद स्थिति क्या हुई साहब, naukri.com की नौकरी तो होती रही, लेकिन एक साथ विंडोज खुले होते। अब होता क्या था कि मैंने एक सिस्टम बनाया के साथ सुबह दोपहर शाम 3 राजनीतिक पोस्टें होंगी, दिन के 3 कंटेंट होंगे, 3 विषय चुनेंगे और उस पर लिख देंगे। उसके बाद करते क्या थे हम कि फेसबुक की उस पोस्ट का लिंक ले जाके उस सब्जेक्ट के रिप्लाई बॉक्स में हम चेप देते, और जैसे ही वहां पर हम चेपते थे, नीचे आके पवन भाई खटाखट 3-4 स्क्रीनशॉट, 4-5 फैक्ट, और पता चलता था कि उस पोस्ट पर जो वामपंथियों का पूरा नैरेटिव था वो ध्वस्त हो जाता था, मामला राष्ट्रवाद की तरफ चला। रंजय भाई को याद होगा, सुबह से शाम तक
यही करते थे, अपनी वाल अपनी पोस्ट पर 10, 8, 5 लाइक, कमेंट जहां जाते थे उसके रिप्लाई में थूर दिए जाते थे वर्चुअली, जिसको कहते हैं पटक पटक के वामपंथी मारा करते थे हम लोगों को वर्चुअली। शाम को 5-6 बजे ऐसे लगता था कि दिन भर लात खाए हैं, जूता खाए हैं, और ढह ढहा के लॉग आउट करते थे फेसबुक। फोन पर फेसबुक किसी के चलता नहीं था, वो एंड्रॉइड बड़े बड़े वाला फोन का मामला था नहीं। ये थे पवन भाई। 24 घंटे में 26 घंटा हम लोग कहीं विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि वो फैक्ट और फिगर्स के धनी थे। वो लंबी बातें नहीं करते थे, बहुत लंबी पोस्टें नहीं लिखते थे। हम लोग अगर कहीं लड़ रहे हैं और हम लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करना है, फैक्ट देने हैं, 24 में 26 घंटे, जैसे कि कहा बाबा रामदास जी ने, पवन भाई यार ये कब हुआ था, फटाक से पवन भाई का। और उम्र में हम सबके बराबर दिखने वाला व्यक्ति हम लोगों से कितना सीनियर था, मैं उम्र उनकी रिवील नहीं करूंगा, ये थे पवन भाई। उसके बाद तो फिर यात्राएं चलती रही, लगातार चलती रही। दादा ने कहा जो वर्चुअल से निकल के 2014 के बाद, सरकार बनने के बाद 2015 में राष्ट्रवादी संवाद यात्रा हम लोगों ने तपती गर्मी में, उसमें बाबा जी थे, पुष्कर जी थे, हाँ मैं था, राजस्थान से यात्रा शुरू हुई। उसके बाद वर्चुअल, जो फेसबुक से निकल के, वर्चुअल दुनिया से निकल के, आभासी दुनिया से निकल के एक्चुअल लाइफ में मिलना, इवेंट और ये सारी चीजें, ये उस दौर से शुरू हुआ। और पवन भाई उस सबके केंद्र थे। अंतिम उनके साथ किया गया फील्ड 2019 का वो चुनाव, आज इसी मौके पर मुझे याद आ रहा है, आप सब थे, पवन जी थे, हरंजय जी आप भी थे, संदीप आप भी थे। 2019 का लोकसभा चुनाव, गोरखपुर, गांव गांव छानना, जम्मू कश्मीर स्टडी सर्किल के साथ मीटिंग, गांव गांव करना, शहर शहर करना, दिल्ली जाना। कभी भी जैसे होता था ना, संजीव मिश्रा और पवन भाई, एक आध फेसबुक ग्रुप मुझे याद नहीं आता जहां हम सारे लोग थे, अगर कहीं कोई भिड़ा हुआ है और किसी चीज की जरूरत है, खटाक से वहां, अरे इस पर क्या है, वहां है, वहां है, वहां है, ये लोग, पवन भाई ऐसे आदमी थे, अपने आप पहुंचते थे, ये इनबॉक्स में लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, और बहसें चल रही हैं, और ये माहौल बनता था। राष्ट्रवाद और हिंदी पट्टी का कब्जा वामपंथ पर, ये उस दौर का देन है। आज राष्ट्रवाद फेसबुक पर बहुत समृद्ध है, और बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक नई पौध पूरी आ गई है लिखने वाली, और शानदार तथ्यपूर्ण लेखन हो रहे हैं। लेकिन ये जमीन तैयार की गई है 2012-13 के उस कठिन काल में, जो मैंने अभी बहुत हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि दिन भर यही हाल होता था। अपने यहाँ 2, 4, 5 लाइक पाते थे, 1-2 कमेंट आते थे, लेकिन उनके यहाँ वर्चुअली जाके पिटते लड़ते, ये क्यारी सींची गई है, जहां आज प्रखर राष्ट्रवाद फेसबुक पर राज कर रहा है। सब राज कर रहा है। पवन भाई ये थे, नियम संयम, अद्भुत व्यक्ति, अद्भुत व्यक्ति। अचानक फोन करना, और कभी बात हुई, अमरीश भाई कहाँ हो, हम यहाँ लखनऊ, अच्छा, एक्टिवा उठाए, पवन भाई फलाने जगह मिलते हैं, एक कप चाय पी, अलग हो गए। पवन भाई ये थे। और पुष्करदा ने कहा पवन भाई के जाने के बाद पता चला पवन भाई क्या थे। पर्सनल जीवन तो कोई क्या ही बताएगा, जिसके लिए केवल राष्ट्र प्रथम। हम में से किसी ने उनके जाने से पहले तक उनके परिवार के बारे में नहीं जाना, पता ही नहीं था। परिवार है भी कि नहीं है नहीं पता था, परिवार है तो कैसा है ये भी नहीं पता था, और संबंध इतने गहरे थे, वो कभी बताते नहीं। कहते हैं कि जीवन में केवल और केवल उनके जीवन में जब तक वो रहे, अंतिम समय तक राष्ट्रवाद रहा। और जब कोरोना के सेकेंड फेज में समस्या उनके साथ हुई, मेरी जो अंतिम बातचीत है उनके न रहने के 2 दिन पहले, मैंने कहा पवन भाई आप इतना नियम संयम, आप आयुर्वेद और ये सारी चीजें हम लोगों को बताते हैं कि बस देखो इतना करना, ये करना, ऐसे करना, वैसे करना, ये कहां फंस गया? बोले भाई फंसा नहीं, अब हो गया जो हो गया। अपनी किसी निजी चीज को निजता के इतने गंभीर दायरे के अंदर बंद रखने वाले व्यक्ति, और राष्ट्रवाद और देश प्रथम पे सब तरफ, और 24 में 26 घंटे खुल के जीने वाले, वो थे पवन मस्ती। संजय जी मुझे बहुत
अच्छा लग रहा है कि हम लोग कम से कम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, बाकी पवन भाई तो जहाँ है वहां है। अक्सर होता है ना सर कि हम लोग ज्यादातर करंट विषयों पर बात करते हैं, जो भी विषय चल रहे हैं, और ये हम लोग की एक आदत है, मुझे पता है ये जरूरी है। जो अलग आप लोगों ने 2012-13 से जगा के रखी है, ये अभी कितनी दूर तक जाना है, कितना जरूरी है, लगातार करते रहने पर ही शायद जनता को पता चलेगा। और इसमें पवन भाई हम सबको मार्गदर्शन देने वाले बड़े जरूरी इंसान थे। रंजय सर, मुझे जो पवन सर की एक बात याद है, वो ये कि एक बार कुछ बहस वहस चल रही थी, तो ये हुआ कि मोदी जी इस पे बोल नहीं रहे, इस पे बोल नहीं रहे, इस पे बोल नहीं रहे। जो नहीं सर, आप कह दें। हाँ। एक आधा सेकंड, पवन भाई का जिक्र हुआ, साथ में संदीप मिश्रा जी का जिक्र। जिस दिन शाम के 6 बजे संदीप मिश्रा जी का सड़क दुर्घटना में दुर्भाग्यपूर्ण उनका नहीं रहना हुआ, 2 घंटे पहले संजीव मिश्रा भाई 2 घंटे पहले एक फेसबुक ग्रुप पे लिखे, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई एक टिप्पणी थी, वो पोस्ट भी उनके वॉल पे आज भी पड़ी हुई है। हमने कहा कि इस पर आगे और यार फलाने जगह चल रहा, बनारसी में बोले इट्ठे जगह जात नहीं, अब जैसे ही मोटरसाइकिल से मौका पाई तो तूके हम भरपूर मसाला देते ही, मसाला कहते थे कि भरपूर मसाला देते ही, मर्दवा ये पर काल जनबा भिड़ जाए एक बार, चले गए। ऐसे ऐसे लोगों ने राष्ट्रवाद को खड़ा किया है फेसबुक पे। जी, हम लोग सर अक्सर कहते हैं ना कि राम मंदिर जो आज बना है, 500 साल से किसी पुरखे ने कब कौन सा संघर्ष किया, कब कौन सा लड़ाई लड़ी, कहाँ लड़ी, किसी ने कार सेवा की 90 के दौरान, उससे पहले भी संघर्ष चलता रहा, उससे पहले भी। तो वो जो पुरखे थे जो अपना कुछ योगदान कर गए, जिसके सम्मिलित असर से आज राम मंदिर खड़ा है। तो आज जो देश में राष्ट्रवाद की एक अलग जगह है, उसमें पवन भाई जैसे पुरखे ही रहे हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ बहुत कुछ योगदान करके वो चले गए। रंजय भाई, और मैं उस योगदान का एक छोटी सी टिप्पणी आपको देता हूँ। जो मैं बता रहा था कि कंफ्यूजन था तो क्लियर कैसे हुआ, तो पवन कुछ हो रहा था कि मोदी जी ने इस बारे में बोला नहीं, इस बारे में बोला नहीं, इस बारे में क्यों नहीं बोला। पवन भाई का क्लैरिटी देखिए सर, और वो बात मुझे इतनी सटीक लगी कि वो आदमी समझता है, जो पुष्कर दा ने कहा कि वो आदमी अपने भगवान राम जी को समझता है। उन्होंने कहा कि अरे यार, मोदी जी जिस बात को बोल देते हैं वो बात खत्म हो जाती है, जिस बात पर नहीं बोलते हैं वो मुद्दा चलता रहता है। तो बहुत सारे विषयों पर कोई कहता है कि अरे इस पे इन्होंने बोल दिया, इस पे नहीं बोला, इस पे नहीं बोला। तो जो नहीं बोलते हैं जिस विषय पे, वो मुद्दा चलता रहता है, और उसकी परिणति जब तक अंत में नहीं पहुंचती तब तक मोदी नहीं बोलते, और जिस पे बोल देते हैं वो चर्चा ही समाप्त हो जाती है। तो खैर, एक नेक्स्ट लेवल की क्लैरिटी थी कि राष्ट्रवादी उम्मीद क्या करते थे मोदी जी से, और पवन भाई किस तरीके से उस चीज को देखते थे। रंजय भाई, आपके साथ हमारी भी उनकी अच्छी खासी मुलाकातें रही, कुछ यादें आप भी शेयर करें, कुछ अनुभव, क्योंकि आपके लिए इसलिए भी जरूरी क्योंकि उसी काल में आप भी कोरोना से पीड़ित थे, सेम हफ्ते में, मुझे याद है जी सेम सेकेंड वेव के उस कठिन काल में। जी, तो पवन भाई से मुलाकात का जो हमारी जो मुलाकात थी वर्चुअल, बिल्कुल वही 10, 11, 12 वाले मेरे ख्याल से पवन भाई से मेरी मुलाकात 11 या 12 में ही फेसबुक पे हो गई थी। और जैसा बताते हैं कि उनके जो ज्ञान है उससे भी मैंने बहुत ज्यादा, उनका जो इंफॉर्मेशन था उसको मैंने बहुत ज्यादा उन्होंने मुझे दिया। और कम्युनिस्टों से लड़ने में तो उन्होंने खैर अपने पास तो खैर काफी मसाला था ही, तो खैर उन्होंने भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने हमें भी दिए हैं। पवन भाई के जैसे ये हो रहा है, हम थोड़ा बताएं कि आपको, जैसे आप लोगों को मालूम है मेरा घर कहाँ है, पवन भाई का घर कहाँ है। पहले हम गोमती नगर वाले पे रहते थे, तो शिफ्ट होकर के जब यहाँ आ गए तो यहाँ से मात्र 15 मिनट की दूरी पे पवन भाई। तो अक्सर क्या होता था कि गर्मी का सीजन है, शुरू में हमने एसी नहीं लगाया था, हम एसी में नहीं बैठते थे। तो एक दिन लोग हल्ला मचाए आने वाले, अरे एसी, तो एसी लगवा दिए। साथ में ये अपने अमनीश बाबा भी थे, अरे एसी नहीं लगवा यार तो ऑफिस में ना आई, तो एसी लगवाए। जब एसी जब लग रहा था, हम सबसे पहले पवन भाई को फोन किए, पवन भाई आ जाइए ऑफिस में, आइए थोड़ा चाय वाय पीते हैं। अक्सर आ जाते थे वो यहाँ पे, और देखिए हम एसी लगवा दिए। तो कहे अब तो हम नहीं आएंगे, अवनीश शर्मा के कहने पे एसी लगवा लिया, हम नहीं आएंगे क्योंकि हमारी एसी गया था, हम एसी में नहीं बैठेंगे, हम तो गर्मी में बैठेंगे, वही हमारा शरीर शूट करता है। मतलब इस टाइप का था, अक्सर यहाँ पे रहते थे। और एक बड़ी मजेदार चीज अब हमको याद आ रही है
कि हम लोग, क्योंकि जो राष्ट्रवाद और जो चीजें वो तो आप लोगों ने बोल दिया, तो उससे तो अलग मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन कुछ बड़ी शानदार चीज है जो मुझे याद आई। हम लोग गए थे, याद नहीं आ रहा, शायद या तो जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल का कोई प्रोग्राम था, या फिर शायद कन्वेंट कौन सा था वो, एक प्रोग्राम था कोई दिल्ली में। उस प्रोग्राम में हम लोग गए थे, सब लोग एक गाड़ी। समर्थ स्टडी सर्किल का, जम्मू कश्मीर स्टडी सर्किल का ही था। हम लोग मालवीय सदन में ऊपर रुके हुए थे, मालवीय भवन में, मालवीय स्मृति भवन में। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो उस दिन ऐसा हुआ कि हम लोग सब लोग शाम को साथ में चलते हैं वापस ही, दिन भर प्रोग्राम किए, वो खाना वाना खा करके चलते हैं। जब खाना खा के चले तो अपने साथ वो आगरा वाले आनंद भाई भी थे उस दिन, उस समय। तो उनकी गाड़ी में हम 2-3 लोग हो गए, हम भी उनकी गाड़ी में थे, और उनका जो राम अवतार गाड़ी चला रहा था, हम पीछे बैठे थे, आनंद दादा आगे बैठे थे, शायद एक कोई और भी थे उस गाड़ी के हमारे साथ जो बैठे थे, शायद पवन भाई हमारे साथ उसी गाड़ी में बैठ गए थे, या पुष्कर दादा कोई बैठे थे गाड़ी में। और जब गाड़ी चल पड़ी, जैसे हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे, पुष्कर दा आप और आनंद भाई वाली गाड़ी में थे, हम लोग इसमें थे। ये था कि आगरा से जब कटेंगे तो आप लोग पुष्कर दा इसमें शिफ्ट हो जाएंगे और आनंद भाई चले जाएंगे। हाँ, तो अब जब हम लोग चलने लगे तब तक वो, हमने तो कुछ नहीं, लेकिन आनंद शर्मा जी ने देखा कि यार ये सामने वाला ये गाड़ी कैसे चला रहा है। तो कुछ कुछ करके जो पहला पेट्रोल पंप आता है, पहला टोल के पहले आगरा एक्सप्रेस वे, तो वहीं पे तुरंत उस गाड़ी को रोका गया। गाड़ी रुकी तो पता लगा कि वो जो ड्राइवर था उसने दारू पी ली है। अब ये हुआ कि इसने शराब पी लिया है, और इसमें गाड़ी चलाने वाला कौन है, तो गाड़ी चलाने वाले रंजय त्रिपाठी है। पुष्कर दादा गाड़ी चलाते नहीं है, अवनीश भाई गाड़ी चलाते नहीं है, पवन अवस्थी गाड़ी चलाते नहीं है, तो रंजय त्रिपाठी है गाड़ी चलाएंगे। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम लोगों ने ड्राइवर को जो है लपेट करके सबसे पीछे बांध के बिठा दिए, और बीच वाले सीट पे पुष्कर दादा और अवनीश भाई आप बैठ गए, शायद कोई एक और था, कोई भी मुझे याद आ रहा है। और हमने पवन भाई को बोला, पवन भाई, संजय तिवारी थे। मैंने कहा पवन भाई आप गाड़ी मुझसे कितनी भी चलवा लीजिए, लेकिन मैंने जिंदगी में कभी रात में गाड़ी नहीं चलाई है। दिन भर मैं गाड़ी चलाता हूँ, रात में गाड़ी मैंने नहीं चलाई है। तो रात में गाड़ी चलाने के लिए मेरा एक शर्त है कि आपको मुझसे दिन भर पूरी रात जो है बात करना पड़ेगा, हम लोग बतियाते हुए चलेंगे, और जहां आपने बात का क्रम छोड़ा, सोच लीजिए मैं गाड़ी साइड खड़ा कर दूंगा, और फिर मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, नींद आ जाएगी। तो क्या, गाड़ी चलाते रहे। फिर बीच में हम लोगों ने पुष्कर दादा को मैनपुरी भी छोड़ा, फिर वापिस आए गाड़ी में। तो रात भर अब हम और पवन भाई ने, मतलब कौन कौन सी ऐसी जिसको जिसको देसी भाषा बोलते हैं बकचोदी नहीं की होगी, मतलब जिसका कोई अंतहीन बातें, और उसमें एक हम लोग फालतू की बात निकलते थे तो रंजय भाई, अचानक से, हाँ, जब बातें खत्म हो गई तो मुझे याद है पानी की एक खाली बोतल मैंने अपने हाथ में ले लिया, उसको कड़कड़ कड़कड़ बजा दिया कि देखो बात हो रही है, आवाज आ रही है, गाड़ी चलाइए। हाँ, तो खैर मतलब मजेदार समय हम लोगों ने गुजारा उनके साथ। और ये अपने ऑफिस में तो यहाँ पे अक्सर आ जाते थे जम्मू के, हम लोग काफी घंटों बैठ के डिस्कशन किया हम लोगों ने। उसी तरह से जैसे दूसरा आप लोगों ने बताया संजीव मिश्रा भाई है, तो आपको मालूम है हम लोग बनारस भी खूब जाया करते थे। संजीव मिश्रा के भाई के साथ में 80 घाट पे बैठ करके उसी पीपल के पेड़ के नीचे, मतलब कितना हम लोगों ने राष्ट्रवाद गाया है, कितना हम लोगों ने किया है। और दूसरी चीज, अगर आप मान लीजिए कि कहीं आप कैंट वैंट पे भी रुके हैं, तो वो संजीव भाई एक वो रामनगर से लस्सी लदवा बंधवा करके, और सुबह सुबह है तो पूरी कचौड़ी बंधवा करके और चले जाते। तो दिन भर हम लोगों ने जो है राष्ट्र, पता लगता था जा रहे हैं बीएचयू में काम करने के लिए, तो दिन भर हम लोगों ने राष्ट्रहित और देशहित ही गुजार दिया बतियाते हुए। ये संजीव मिश्रा के भाई साहब और पवन अवस्थी, मतलब अद्भुत था। और जब वो समय आया जो कोरोना का दूसरा कालखंड, उस वक्त हम आइसोलेशन में थे, भयंकर बुखार था। संदीप आपको याद होगा 7-8 दिन तो 104 से नीचे हमारी बुखार उतरी नहीं। 1000 mg वाला पैरासीटामोल आप ही उठा करके लाए थे कहीं से, खोज खाद के बाजार से, है ना। और ये अपने बाबा रामदास जी उधर मनाली में सिलेंडर लेकर के लेट गए थे, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के। पवन भाई भी उसी पीरियड में थे। और फिर उसके बाद अचानक से जो है, मतलब पवन भाई का जो समाचार आया, हमको तो अवनीश भाई ने फोन करके बताया। मैंने कहा भाई साला हम लोगों के बीच में सबसे ज्यादा ख्याल करने वाले यार पवन अवस्थी भाई। हम लोग तो तब भी गाहे बगाहे कुछ न कुछ रजनीगंधा और फजनीगंधा हेन तेन चबाते रहते हैं और फूफा करते रहते हैं, लेकिन पवन भाई तो एकदम सात्विक यार, उन्होंने तो छुआ नहीं कभी जिंदगी में सब चीजें इधर। लेकिन फिर
मामला था वो आया तो फिर विश्वास ही नहीं हुआ। और जब और उस वक्त हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। हम मतलब खुद ही हम लोग सब लोग कोविड में फंसे पड़े हैं। आप शायद संदीप भाई आप निकल चुके थे एक कोरोना को एक टक्कर मार के। मैं तो पुष्कर दादा फर्स्ट भी एक वेव में टक्कर था सर। वो भी एक टक्कर मैं मार और के दादा निकल चुके फर्स्ट थे। वेव में थे, नहीं दिसंबर में थे, दिसंबर में हम लोग को हुआ था। और मुझे याद है पवन भाई हाईली डायबिटिक थे, बहुत ज्यादा हाई डायबिटीज थी उनको, और शायद ये एक बड़ा कारण रहा था। और यह भी जब हम लोग को कोविड से थोड़ा पहले ही पता चला था। उनकी फर्स्ट वैक्सीनेशन की डेट जो है कुछ दिन बाद की थी जब उनको हुआ तो था। तो यही है, ये हुआ था, ये हो रहा था तो कि यही फर्स्ट है मतलब वैक्सीनेशन। यादें हैं अब। और क्या? उन यादों को हम जी लोगों को और उनके पोस्ट तो मतलब पड़े हुए हैं। अब इसीलिए हम लोगों ने उनका एक पेज भी बनाया है। वो पेज में दोनों लोग हैं, संजीव मिश्रा एंड पवन अवस्थी, जी नेशनलिस्ट जी। वाइस। तो और मुझे ये उनका लग एक रहा है कि ग्रुप भी है। जी मुझे लग रहा है कि बाबा जी सोच रहे होंगे कि उस गाड़ी के सफर में मैं क्यों नहीं था। मैं बैठता फ्रंट सीट पर, फिर मैं करता रात भर बात, और कौन मुझे रोक लेता, अंतहीन बातें मुझसे कराओ बाबा जी। और मुझे याद है बाबा जी, अवनीश सर, आप लोगों से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी, चूंकि आप लोगों ने बनारस जाने का जिक्र किया, तो लंका पे एक रेस्टोरेंट था, वहां पे थोड़ा सा बेसमेंट में था, चाय वहां पे पकौड़ी पे चर्चा, चाय हाँ पकौड़ी पे चर्चा थी 20-25 बेसमेंट में। लोग इकट्ठा हुए थे, और मैं पापा के साथ जी गया था। मैं थोड़ी देर बैठने के आप लोग से मिलने ही गया था, पहली मुलाकात हाँ, थी। उसमें संजीव भाई भी आए थे। टांग टूटा था, एक्सीडेंट हुआ था, स्कूटर लेके टांग गिर टूटा पड़े था। थे, टांग तोड़वा लिए थे, हाँ, प्लास्टर के सर साथ में आए थे संजीव भाई। प्लास्टर तो चढ़ा सुनिए तो के। एक सही। सेकंड मैं, तो पापा भी आए थोड़ी हाँ देर, सर ये बस, पापा भी आए थोड़ी देर, देखा उन्होंने, अच्छा क्या क्या हो रहा है, कौन सी बात हो रही। मैंने कहा ये राष्ट्रवाद पे, मतलब इस तरीके से कि भारत। पापा क्या, अच्छा ठीक। कहे बाद में कहे कि ये चूहों की सभा जो हो रही है इसका कुछ फायदा होगा, क्या होगा। जैसे वो नहीं कहानी, बिल्ली के गले में घंटे घंटी पर बांधेगा कौन। मैंने कहा ये लोग कुतर चुके हैं अभी। खैर फेसबुक का सबको आइडिया नहीं था। मैंने कहा ये सारे चूहे मिलकर कुतर चुके हैं वामपंथियों को। खैर, तो बाबा जी और सब लोग, मतलब अब कोई सवाल नहीं है, जिसकी जो बात एक है छोटा अपनी एक सा उंगली उठाएं, अपनी बात कहें, मैं संस्मरण, बस यही चाहूंगा। संस, जी जी संस्मरण बता दे रहा हूँ। मेरे पास 5 बज रहे थे सुबह के, 4:30-5। फेसबुक का, अरे सॉरी, कोरोना का जो सेकंड दौर था कितना भयावह था सबको पता है। नींद ही नहीं आती थी, हर मतलब अजीब अजीब खबरें आनी शुरू होती थी। और इतने नजदीक, मुझे याद है बाबा रामदास जी मनाली में, ये पता था। रंजय भाई हो चुके हैं, ईश्वर कृपा से मैं दोनों फेज में बचा रहा अब तक, जो भी पुष्कर जी हो चुके थे। डर लगता था जब फोन की घंटी बजी, तो डर लगता था। सुबह फोन की घंटी बजी, मैंने फोन उठाया, पुष्कर जाके रोते हुए आवाज आई, और साथ में इनकी ये आवाज आई कि पहलवान को मत बताना। मैंने कहा अच्छा, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फोन किया, फोन मोनिका भाभी ने उठाया, धर्मपत्नी भाभी जी ने, बाबा जी की। फोन उनका उठा, पहलवान जी का नंबर था, फोन भाभी का उठा। मैंने सबसे पहले 5:15 का वक्त था भोर का, मैंने पूछा कैसे हैं ऑक्सीजन लेवल क्या है, बताया भाभी ने। हमने कहा एक काम करिए, फोन दे दीजिए। इनकी हल्की सी आवाज आई, हाँ। हमने कहा पवन भाई नहीं है। तो बोले बस क्या बता रहे। हमने कहा हमको मना किया था, लेकिन हम माने नहीं, और ये घर पर थे। उसके बाद मैंने पलट के फिर तुरंत फोन काट के मैंने पुष्कर जी को और आनंद शर्मा को फोन किया। मैंने कहा ऐसा है, वो पागल आदमी अस्पताल नहीं जा रहा है, वो अभी भी घर में रहने की जिद कर रहा है। पवन भाई चले गए, इतने खतरे हो रहे हैं, आप दोनों मिलके किसी तरह से उस आदमी को डांटिए और किसी तरह अस्पताल जाए। और उसके बाद पहलवान भाई अस्पताल गए। ऐसे नहीं जाना था किसी को। हम हैं तो प्रथम, राष्ट्र भी है, सर। लेकिन पवन अगर भाई कोई जनूनी आदमी, वो मानते नहीं। सर अगर कोई डिजर्व करता था श्री राम मंदिर का होना, देखना, तो वो पवन भाई थे। ही डिजर्व्ड इट। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा हम कोई कुछ अब कह पाएगा या कहने की हालत में है, या इस चर्चा को कंटिन्यू करने की भी हालत में। फिर भी मैं चाहूंगा यदि किसी की कोई बात रह गई हो
बाबा जी। और पहलवान जिसके ना जिनको पहलवान पवन कहा जा रहा है वो ये बाबा जी ही। जी पवन भाई की एक बड़ी खासियत थी। सर, अब सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हैं आप? पवन भाई की एक बड़ी खासियत थी। बताए ना जी। वामपंथियों से जब भी विमर्श शुरू होता था तो वामपंथियों से विमर्श 5 मिनट के अंदर गाली गलौज में बदल जाता था। हाँ, और जहाँ और भयानक गाली गलौज, मतलब एकदम शुद्ध बनारसी वाला। मतलब अच्छा, अब मैं अकेला पड़ जाता था और अच्छा, वो पता नहीं कहाँ बैठ के देखते थे, सब ऑब्जर्व करते रहते थे और उसके बाद कूदते। और अगर पवन अवस्थी कूद गए तो हे भगवान, और उसके बाद वामपंथी लोग भाग जाते थे वॉल छोड़ के। और सुनिए सर, ये सब बाबा जी, अजित भाई, जब वो ये कर आते थे तो उसके बाद धीरे से हमारे इनबॉक्स में आते थे, कहते थे ऐसा है, वहां पे खूब जो है एकदम कायदे से रेल दिया गया है, अब आप जाइए जरा शराफत भरी कुछ बातें वहां पे कह दीजिएगा। तो फिर हम वहां पहुंचते थे और फिर अरे ज्ञान भैया, मान थोड़ा बहुत बांट बांट के वो फिर ये होता था कि नहीं 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 नहीं, नहीं माहौल ऐसा नहीं, लेकिन पवन भाई जो करना था वो कर आते थे। सर वो क्या कहते हैं, एक तो फैक्ट्स की धार थी और बहुत प्रखर वो व्यक्ति थे। जैसे गरम छुरी होती है ना, अरे वैसे था। गाली गर्मी थी और फैक्ट्स की धार थी, तो जब घुसता था तो फिर जैसा आप बता रहे हो लोग भागे जाते थे। तो मेरे ख्याल से हम अच्छा, वाकई में जी संजीव मिश्रा भी यही तरह कर गया हुआ है। नहीं, अच्छा, संजीव गाली गैंग में तीन ही, थे। सुनिए, गाली देने में 3 ही लोग तो फेमस हुए फेसबुक पे। सर, मुझे लगता है कि पवन भाई होते तो संजीव जी होते तो अब तक हम लोग का वो चैनल खुल गया होता, जिसपे बिना जिस चैनल पर आदमी तो हम लोग को फेसबुक शक्ल पे छिपा के बात गरियाबत करनी है। कायदे पे। एक दर्शकों को बस संजीव कह भाई दूं, हम का लोग भी यही आपस में था। कई बार मजाक करते हैं कि हम लोग ऐसी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं, पर क्या है कि चैनल बार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पर देखते हैं और चैनल करते हैं और वो चैनल पे अंधेरा छाया रहेगा, सिर्फ लोगों की आपको आवाज सुनाई देगी, किसी की शक्ल नहीं सुनाई देगी। संजीव भाई भी यही काम करते थे। पहले अचानक आके एक ग्रुप में, याद है, वहां कहते थे ऐसा है, रायता फैल गई हो, अब ऐसा बात पुष्कर दादा और अवनीश भाई अब जाके तनी से वहां पर शराफत वाला झाड़ू पोछा तनी लगाए थे लोगन है, कहे कि हमन तो बल भर रायता फैला दे ले। और काश अगर ये सब स्क्रीनशॉट्स होते हैं ना इन सब कन्वर्सेशन के, तो मजा आता। फिर ये सब हमारा एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन होता कि कैसे राष्ट्रवाद की अलग जगाई गई। और फेसबुक, आप यही चीज आज के डेट में ट्विटर पे देखते हो। हम क्यों बात कर रहे हैं फेसबुक पे इस तरीके की उन घटनाओं की जो, हाँ रंजय भाई सर 1 मिनट, आप यही चीजें आप दर्शकों, यूट्यूब पे यही हो रहा है। ध्रुव राठी का वीडियो आता है तो उसका काउंटर वीडियो निकलता है, उसका कोई काउंटर वीडियो निकलता है। राष्ट्रवाद की अलग आज उसी फॉर्मेट में, उसी तरीके से वीडियो फॉर्मेट में की जा रही है। ट्विटर पर आप देखिए, शेफाली वैद्या या जो बड़े बड़े ट्विटर के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि 2013-14 से ही वो लोग ट्विटर पे रहे और यही कार्य उन्होंने डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ट्विटर पे किया। नीचे अपनी टाइमलाइंस पे, किसी की टाइमलाइन पे रिप्लाई आज भी वही चल रहा है। बस ये है कि फेसबुक पे जो हुआ उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी के कमेंट बॉक्स में और कहीं ना कहीं किसी के स्क्रीन, किसी पोस्ट के नीचे, कहीं उस पोस्ट के नीचे रिप्लाई कमेंट में ये सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो कर हो ये फेसबुक पे भी रहा था, हिंदी पट्टी में पर्टिकुलरली। ट्विटर वॉज टोटली लेफ्टिस्ट इंग्लिश। यूट्यूब अभी कुछ साल पहले से दिख रहा है। फेसबुक पर कब्जा राष्ट्रवादियों का, राष्ट्रवादी विमर्श जो पब्लिकली गया आउट, जिसको वामपंथियों को भी देख के नमन करना पड़ा, या दिल्ली की मेनस्ट्रीम मीडिया को भी जिसके आगे हार माननी पड़ी, उन विषयों को उठाना पड़ा जो जरूरी थे, जो जनता कह रही थी। जनता की पहली आवाज फेसबुक पर हिंदी पट्टी में आप लोग के माध्यम से आई और पवन भाई जैसे लोगों के माध्यम से निकली। और ये निरर्थक नहीं था। कोई कह सकता है कि फेसबुक पे नीचे कमेंटबाजी में क्या कर रहे थे लोग, निरर्थक कतई नहीं था, उसका अर्थ है। जी दादा, बाबा जी और फिर रंजय भाई, सॉरी जी बाबा जी, अगर 1 सेकेंड दें तो मैं, रंजय भाई ने बीच में कहा था उनकी मोर देन अ मिनट। आपने जब हिंदी की बात कही, मुझे अच्छी तरह याद है
मेरी सिस्टर ने जब मेरा फेसबुक पे अकाउंट बनाया, व्हेन शी मोटिवेटेड मी टू राइट, तो पहले ब्लॉगिंग शुरू की थी, तो उसने कहा था कि नहीं, हिंदी कोई पढ़ता नहीं है, आप इंग्लिश में लिखिए। पुष्कर दादा प्योरली इंग्लिश में लिखते थे, हम्म। और अरुंधति ने मुझे बोला कि नहीं, आप इंग्लिश में ही लिखिए, हिंदी कोई पढ़ता ही नहीं है। तो ये मेरी तो ये जिद थी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ऐसा कैसे? मैंने कहा लिखने वाला होना चाहिए, हिंदी तो लोग ऐसा पढ़ेंगे कि अंग्रेजी भूल जाएंगे। और उसके बाद जो हिंदी भाषा में जो विमर्श शुरू हुआ फेसबुक पे, वो आज यहाँ तक आया है, आप देखिए। अरे पुष्कर दा का मुझे याद है, कमेंट में आके हौलक अंग्रेजी लिख के चले जाते थे, हम हाँ, इनबॉक्स में जाते थे नहीं हम इनके लोगों को, और कहते इनको थे 6 महीना, हम लोग को 6 महीना लगा इनको ये कन्विंस करने में कि नहीं दादा, कुछ भी हो आप हिंदी में ही लिखिए। अच्छा, अरे सिर्फ इतना छोड़िए, ही नहीं, एक नहीं, अरे एक और व्यक्ति जिसको हम लोगों ने हिंदी में जबरदस्ती लिखवाया, आनंद राजाध्यक्ष जी। वो भी आनंद आपको याद राजाध्यक्ष जी, होगा, अरे एक चीज याद वो है भी इंग्लिश आपको, में लिखते थे। एक 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 हिंदी दिवस आया, हिंदी दिवस पे सब लोग हिंदी पे पोस्ट लिख रहे थे, पुष्कर दा अच्छा, ने उसके लिखा बाद ये मुझे 2015, और एक सुनिए, मिनट, 2015 में पुष्कर दा ने पोस्ट लिखा बाकायदे फेसबुक पे कि मैं तो अंग्रेजी में लिखता था, और आज इस हिंदी दिवस के पुनीत अवसर पर मैं अपने हिंदी के गुरु अमरीश को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो ऐसे करके मैं कह रहा हूं ना, वही शेफाली, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे व्यापार में होता है, उस जी तरीके से ग्रो जी किया है जी राष्ट्रवाद ने जी फेसबुक पे और सोशल मीडिया। शेफाली वैद्य जी को हम लोगों ने कितनी बार कहा, दीदी आप हिंदी में लिखिए, वो नहीं लिख पाती हिंदी, बीइंग ए मराठी। हम्म। उनको हमने कितनी बार कन्विंस करने की कोशिश की, नहीं आप हिंदी में लिखिए, आपके नहीं जैसे सर, हर लोग। भाषा में सबने अलग जगह ही है जी। और रंजय सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, और फिर मैं अंतिम वाक्य जो है पुष्कर अवस्थी सर से लूंगा, फिर उसके बाद हम इस चर्चा का समापन करेंगे। खैर बात तो इतनी है कि जी रंजय भाई। फेसबुक पे एक ग्रुप हुआ करता था कम्युनिस्टों का, महाभयंकर कम्युनिस्ट, चला वो चाइना से लेकर के और रूस तक के, लेनिनग्राद और बेलग्रेड के सारे कम्युनिस्ट वहीं मिलते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स। हम उसमें थे। एक कुछ बात हुई तो पता नहीं कैसे, कौन, मतलब हमको समझ में नहीं आया कि किसकी मति मारी गई थी कि इसने मुझे वहां पे 1 घंटे के लिए एडमिन बना दिया। 1 घंटा या 2 घंटा किसके के लिए एडमिन बना दिया, और हमने वहां पे जो है, अरे सुनिए, मैं रंग बदल के उस ग्रुप में था बहुत दिन सुसुप्ता अवस्था में, और उनकी कुछ कुछ बातें करता था, वो एडमिन मैं ही था जो इसने आपको एडमिन बनाया था। उसके बाद हम दोनों को वहां से भगाए सब। नहीं, फिर उसके अंदर में जब हम एडमिन बने, उसके बाद में हमने उसमें घुसाड़ा संजीव मिश्रा को भी और पवन अवस्थी को भी, और ये बोला कि चला ये राजमहल में आग लगा दिया जाए, लेनिन के राजमहल में आग लगा दिया जाए। और लिटरली मतलब इतना भयंकर, अगले 4-5 दिन हम लोगों ने कंबल कुटाई की कम्युनिस्टों की, सालों ने निकाल के भगा दिया। पुष्कर दा, ये तो आप खैर कमेंट बाजी कम किए होंगे या बिल्कुल किए होंगे, आपके तो सार गर्भित लेख रहते थे लंबे लंबे, और अरे जिसको पढ़कर लोगों ने लिखना सीखा। इतना हौलक अंग्रेजी में कमेंट करके चले जाते थे, तो हम कमेंट कॉपी करके इनबॉक्स ले जाते थे, उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देते थे, फिर धीरे धीरे मैंने कहा इसी को पोस्ट लिखिए जी। ये बिल्कुल सही बात है कि मैं अंग्रेजी में ही कमेंट करता था, और अवनीश जो है फिर मुझको जो है बताए वक्त उंगली किया करता था, हिंदी में कीजिए, तो जो मैं कमेंट अंग्रेजी में कर जाता था तो उसका ये हिंदी में अनुवाद करके मेरे इनबॉक्स में डालता था, फिर मैं जो है उसको जो है वहां चिपकाता था। फिर उसी बाद का जो आप जो इतना अच्छा, क्योंकि मैं जब कमेंट करता था तो बड़ा करता था शुरू से ही, 1 लाइन का 2 लाइन का भी मेरा कमेंट होता नहीं था। उसी को मैंने फिर पोस्ट बनाया, फिर मैंने हिंदी सीखी, और फिर ये जो बात बता रहा है हिंदी दिवस में, तो बिल्कुल सत्य है। मैंने ये लिखा था कि मैंने जिंदगी भर जो है हिंदी में बात की, हिंदी में लिखा, और सॉरी अंग्रेजी में बोला, अंग्रेजी में लिखा, और अंग्रेजी में सोचा, हिंदी सोचा ही नहीं। फिर जब हिंदी में आया तो फिर ऐसा हिंदी में रमा कि फिर जो है जब तक कि पूरी तरीके से छा नहीं गए, राष्ट्रवाद छा नहीं गया फेसबुक पे, तब तक लिखते रहे। आज पवन की वजह से जाते हुए एक बात याद आती कि जब 15 अगस्त को बलूचिस्तान पे बात हुई, मोदी जी ने बलूचिस्तान की बहनें, माँ बहनें की बात की उन्होंने,
तो एक तरीके से यूफोरिया सा छा गया था पूरे उसमें राष्ट्रवादी समाज में कि बलूचिस्तान में कुछ होगा, क्या होगा। बलूचिस्तान पे मेरे भी काफी स्टडी था और पवन का बहुत जबरदस्त था। पवन के पास तो बहुत निश्चित रूप से अनसेट स्टोरीज उसके पास होती थी। तो फिर हम लोग की जो है पहली जो मुलाकात आपस में हुई तो बलूचिस्तान पे बात, तो उसमें मैंने अपना काफी जो मेरा जो था उस पर मैं लिखा भी था, तो उसने एक दो चीजें मुझे कंफर्म भी कराई। फिर तो उससे वादा था हम लोगों का। उस वक्त हम लोग सोचते ये थे, ये बात कर रहा हूँ 2016 की बात, कि बलूचिस्तान तो उस वक्त मेरा आकलन जो हम था और जो पवन भी उससे एग्री करते थे कि ये जो है मिडवे 2020 के बाद जो है बलूचिस्तान जो है होना ही होना अलग है। तो हुआ था कि हम लोग जो है जिस दिन आजाद होगा उस दिन जो है क्वेटा में हम लोग रहेंगे जब और उसके ये रिमाइंड हमको पवन हमेशा करते थे। जब भी कोई बलूचिस्तान में होती थी तो वो हमको टन से जो है लिंक डाल देते थे, दादा देखिए, देख लेते थे। उसके बाद यह कि याद है कमिटमेंट, हाँ याद है कमिटमेंट। आज बड़े दुख से कहना कह रहा है कमिटमेंट की जो बात छोटा भाई कहता था मुझसे, गाल के गाल में चला गया। लेकिन यदि वो दिन देखना पड़ा कि क्वेटा में बलूचिस्तान का झंडा लगेगा, तो पवन की उस याद को लेते हुए मैं उस कमिटमेंट को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी मैं समझता जरूर हूँ होगा दादा, ये जरूर होगा। श्रद्धांजलि मेरी तरफ से पवन को यही होगी कि पवन तो नहीं है, लेकिन पवन की आत्मा, पवन की सोच जहां भी होगा, जिस भी लोक में होगा, हमसे वो जो है उस दिन बड़ा प्रसन्न होगा और उसका प्रतिनिधित्व का भार जो है भगवान ने मुझे अवसर दिया तो मैं जरूर उठाऊंगा। आप अक्सर कहते हैं दादा भारत का प्रारब्ध है, और मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का भी प्रारब्ध है उन भेड़ियों के चंगुल से छूटना। उनके सामने कहा गया था कि हमें भूखे भेड़ियों के सामने आपने फेंक दिया है, और ये हम अब आज ये मान सकते हैं कि जिस दिन बलूचिस्तान आजाद होगा और भारतीयों के लिए वहां का दरवाजा खुलेगा, वहां जाएंगे, देखेंगे, प्रयास करेंगे कि वो जगह वहां के लोगों के जीवन और बेहतर हो, और वहां पर भी एक पवन भाई के नाम का हम श्रद्धांजलि वहां पे भी करेंगे उस जगह पे। आज तो वर्चुअल है पर इच्छाएं अनंत है। माता हिंगलाज पूरा करेंगे। बिल्कुल वही का वादा किया करते थे पवन भाई, हिंगलाज चलेंगे, नारा लगाते हुए जय माता दी कहते हुए हिंगलाज चलेंगे। ये बात हुई थी, तो ये कमिटमेंट पूरा करना है। ऐसा अवसर भगवान ने दिया देखने का, तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट एंड ऑन दिस पॉजिटिव एफर्मेशन और भविष्य की उम्मीद के साथ हम पवन भाई को वहां लेकर जाएंगे। हिंगलाज माता हम लोग लेकर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, और हर उस इंसान को यहाँ धन्यवाद जिसने आज इस चर्चा का समय दिया, अपना इसकी इच्छा जाहिर की और अपना इतना महत्वपूर्ण यादें हमसे शेयर की। और दर्शकों को मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सबने जिया है, ये हम लोग डेली बैठ के हम बात बहस विषयों पर कुछ भी नहीं कर रहे, ये सबने 10 साल 12 साल जिया है। क्यों जिया है? इस देश के लिए ही जिया है। छोटे छोटे गिलहरी प्रयास मान लीजिए, वही मान लीजिए, पर ये हर लोग हम लोग कर रहे हैं। और उम्मीद है कि आप लोग को हम सबका ये प्रयास भी ठीक लग रहा होगा। बाकी प्रयास करेंगे कि और कायदे से करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।